गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू NCERT जोन। जैसा कि आपको पता है, स्पीडी करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। हिंदी और इंग्लिश इन दोनों वर्जन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। कुछ लोगों का कमेंट्स आया था कि जो NTPC है वो होने ही वाला है, जल्दी हो जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम को हम लॉन्च करें। ठीक है, तो कल से हमने सुबह और शाम लॉन्च करना शुरू कर दिया वीडियोस को। तो अभी के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, नीति आयोग की और GST की। तो इन तीन टॉपिक्स को हम अभी कवर करने वाले हैं और शाम में देख लेंगे क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को। CDPO प्लस BPSC इनके लिए कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोर्स में। जूम कॉल भी फीचर किया है इस कोर्स में हमने। तो अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आप, तो जा करके लाइव वीडियो देख लीजिए जो धीरज सर ने किया था इसके अनाउंसमेंट के टाइम पे। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप नहीं देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप नंबर पे हमें फ़ोन या कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन लेकर के कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। 1 फेब तक अगर आप ये कोर्स परचेज़ करते हैं तो 1199 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अगर बाद में करते हैं तो 1999 यानी कि 1999 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। ठीक है, तो जल्दी करिए और इनरोल कर लीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इनरोल कर लिया ऑलरेडी। चलिए बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अनाउंस किया गया था HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। तब ये HRD मिनिस्टर हुआ करते थे। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक ये HRD मिनिस्टर हुआ करते थे। और 29 जुलाई 2020 को इनके द्वारा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। अभी अगर हम HRD मिनिस्टर की बात करें तो अभी HRD मिनिस्टर कौन है? तो अभी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे HRD मिनिस्टर है। तब कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक थे। और इन्होंने 29 जुलाई 2020 को क्या किया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस किया, जो कि रिप्लेस किसको करेगा? जो रिप्लेस करेगा 34 साल पहले का जो हमारा चलता आ रहा था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को ये रिप्लेस करने वाला है, एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी, अ कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इसरो चीफ के कस्तूरी रंजन प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखिए, एक कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स की, जिसको हेड किया था किन्होंने? के कस्तूरी रंजन ने या के कस्तूरी रंगन ने। और इन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, एक खाका तैयार किया था, एक ब्लूप्रिंट किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहने वाला है। कब किया था? मई 2019 को किया था। ठीक है, अभी कुछ और बातें कर लेते हैं हम इसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। देखिए, जो सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहली बार जब एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई थी वो कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी? तो देखिए, इंडिया की जो सबसे पहली, इंडियाज़ फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी केम इन 1968। 1968 में आई थी। तब किनकी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और इसको जो सजेस्ट किया था, इस एजुकेशन पॉलिसी को जो सजेस्ट किया था या ड्राफ्ट किया था हम कह सकते हैं, वो कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था। ठीक है, उसके बाद बात करें सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी की, तो ये 1986 में आया था और तब प्राइम मिनिस्टर जो थे राजीव गांधी थे। ठीक है, और तब जो फॉर्मेट उन्होंने दिया था 10+2+3 मॉडल पे आधारित था, यानी कि 10 पहले, उसके बाद 11th 12th, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन। ये तब का मॉडल था जो अभी तक चलता आ रहा है हमारा 1986 का फॉर्मेट। ठीक है, 1992 में जो पी नरसिम्हा राव थे तब के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने थोड़े बहुत अमेंडमेंट किए थे सेकेंड जो हमारी पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी उसमें। ठीक है, तो ये जो अभी हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, ये कौन सी है? तो ये थर्ड है। जो 2020 वाली है ना, ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, इससे पहले 2 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी है, ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, तो ये कौन सी है? थर्ड। 1968 एंड 1986 के बाद ये जो 2020 वाली एजुकेशन पॉलिसी है, ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है हमारी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस
जो हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री थी पहले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो थी, इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है। और पहले जो रमेश पोखरियाल निशंक थे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, अब नहीं है। अब कौन है? तो अब धर्मेंद्र प्रधान है। ये गलत है इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली हो गया होगा थोड़ा, पब्लिश के टाइम पे यही रहे होंगे। तो अब कौन बन गए हैं? नए कैबिनेट जो बनाया गया है तो धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान। अभी देखिए अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4, तो पहले 10 क्या था? 10+2+3 का मॉडल था। अब क्या है? 5+3+3+4 मॉडल विल बी इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ करेंटली एक्टिवेट 10+2 एजुकेशन मॉडल। तो ये क्या है? 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? तो जो पहला 5 साल होगा ना, जो पहला 5 साल है, ये डेडिकेटेड होगा प्री प्राइमरी एजुकेशन को। प्री प्राइमरी एजुकेशन प्लस इसी में 2 साल जो होंगे 1 और 2 के होंगे। ठीक है। पहला 3 साल प्री प्राइमरी और उसके बाद पहली क्लास और दूसरी क्लास, यानी कि सेकंड क्लास तक बच्चा 5 सालों में वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में 3 साल व्यतीत करेगा। उसके बाद जो 2 साल है वो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए देगा। उसके बाद जो 3 है ये इसमें वो रहेगा 3, 4, 5 में, 3, 4 एंड 5 में। उसके बाद जो 3 है उसमें वो जाएगा कहाँ पे? 6th, 7th एंड 8th में। और उसके बाद जो +4 है वो कहाँ किसके लिए है? 9, 10, 11th एंड 12th के लिए है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को बांटा गया है। और पहले जो ये एक हम कह सकते हैं एक तरीके से एक ड्रॉबैक था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि कोई कॉमर्स ले रहा है तो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता, या साइंस ले रहा है तो कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकता। तो अब इस तरीके के प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया गया है। ठीक है। और अब ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं, ये स्ट्रीम लेना है। आपको जो भी सब्जेक्ट लेने का मन है वो सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी तीनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। तो ये एक बढ़िया काम कर दिया गया है। उसके बाद है मदर टंग लोकल और रीजनल लैंग्वेज विल बी यूज्ड इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू 5th स्टैंडर्ड। 5वीं क्लास तक मदर टंग को, यानी कि आप जो रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं ना, उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपको समझाने का काम कराया जाएगा। ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको इंग्लिश में ही समझाया जाएगा या हिंदी में समझाया जाएगा। जो भाषा आप समझते हैं आपके स्कूल में वो भाषा क्या होगा? यूज़ किया जाएगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए। ठीक है। ताकि आप बढ़िया से समझ सके बातों को। उसके बाद है वोकेशनल कोर्स विल बी स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 6th। वोकेशनल कोर्स 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्स का मतलब है कि कोई एक ऐसा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा जो आने वाले फ्यूचर में आप उसको एज अ प्रोफेशन भी बना सकते हैं, अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। वोकेशनल कोर्स लाइक पेंटिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, जिस हॉबी में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब जो भी जिस काम में भी आप इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ाई के अलावा, वो कोर्स आपको कराया जाएगा। ठीक है। और ये 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाएगा। According to the new education policy, the duration of bachelor's degree for research students has been reduced to 4 years. बैचलर डिग्री जो है किसके लिए? रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी 5 साल का होता है ना पीएचडी का पूरा, लेकिन अब 4 साल रिड्यूस कर दिया गया है, मतलब 1 साल घटा दिया गया है। एमफिल अगर करने के बाद क्या होता था, लोग डायरेक्ट पीएचडी कर सकते थे विदाउट पीजी। तो एमफिल करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। एमफिल को कोर्स से क्या कर दिया गया? एबॉलिश कर दिया गया है, बिल्कुल ही हटा दिया गया है पूरी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और अब ये प्रावधान कर दिया गया है, ये सिस्टम बना दिया गया है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, इफ़ यू आर अंडर ग्रेजुएट और इफ़ यू आर ग्रेजुएट, तो जो आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है ना, उसके 4 साल बाद, आफ्टर 4 years ऑफ योर ग्रेजुएशन, यू कैन डायरेक्टली राइट द एग्जामिनेशन ऑफ पीएचडी। ठीक है। कोई पीजी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल हो गए ग्रेजुएशन डिग्री के, उसके 4 साल बाद आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू एमफिल। ओके। उसके बाद है इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी टारगेट हैज़ बीन सेट टू spend 6% ऑफ द बजट ऑन एजुकेशन विच इज़ 4.43% एट प्रेजेंट। तो इस एजुकेशन पॉलिसी पे खर्च करने का, जो स्पेंड करने का काम किया गया है, वो बोला गया है कि 6% हम इस एजुकेशन को देंगे अब से।
अभी तक जो टारगेट है वो 4.43% का है, लेकिन अब उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया है। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अ टारगेट ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल हैज़ बीन सेट at the secondary level with 100% GER gross enrollment rate ratio in school education by 2030। देखिए इसमें एजुकेशन फॉर ऑल के पर्पज से ये लाया गया है, यानी कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, और 2030 तक ये रेजोल्यूशन लिया गया है कि 100% GER कर दी जाएगी, यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, यानी कि रेशियो। होता क्या है कि प्राइमरी के बाद या प्राइमरी के बाद क्या होता है, बहुत सारे जो खास करके लड़कियां सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एनरोल ही नहीं करती है, ठीक है। तो अब इसको बढ़ा करके 100% करने का निश्चय किया गया है कि लड़के लड़कियां सब आगे तक की पढ़ाई कर सके। उसके बाद आगे है द GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो in the upper class has been targeted to be 50% by the year 2035. A new national assessment center will be set up to assess the progress of students called परख। अभी एक नेशनल असेसमेंट सेंटर खोलने की बात भी इसमें की गई है, जहाँ पे क्या हो सकेगा, जो भी स्टूडेंट्स है ना वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं इनको एसेस किया जाएगा, और इस सेंटर का नाम वो रखेंगे परख। परख का मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है, इसीलिए इसको इस नाम से रखा जाएगा, परख। नेक्स्ट है द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 ईयर्स बाय 2030। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कर रही है, एम कर रही है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का। जितने भी बच्चे हैं ना 3 से 18 साल के बीच में, उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का 2030 तक। हायर एजुकेशन कमीशन विल बी क्रिएटेड बाय रिप्लेसिंग UGC, AICT और NCTE। तो ये कुछ है, यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, फंड करते हैं। तो इनको रिप्लेस करके अब क्या किया जाने वाला है, हायर एजुकेशन कमीशन लाया जाएगा, जो इन सब को रिप्लेस कर देगी और सिर्फ वही काम दिखेगी सबका। हिमाचल प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बन गया है, तो सबसे पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब बात हम कर लेते हैं नीति आयोग की, ठीक है, जो कि थिंक टैंक है हमारे गवर्नमेंट की। नीति आयोग इज अ न्यू इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 1, 2015। तो ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ देता है नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। विच हैज़ बीन क्रिएटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। जिसने किसको रिप्लेस किया था, पहले प्लानिंग कमीशन थी, इसको रिप्लेस करके नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था। नीति आयोग इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है नोट्स, इसको याद रखना ही रखना है। एग्जाम में पूछता है कि नीति आयोग क्या है, इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये पूछ देता है, तो याद रखिएगा ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नीति आयोग, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग डज नॉट मेक एनी फाइनेंशियल अलोकेशन लाइक द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग क्या है, नहीं कर सकती फाइनेंशियल एलोकेशन। जिस तरीके से प्लानिंग कमीशन में होता था ना कि इन सेक्टर्स को इतने पैसे देंगे, उन सेक्टर्स को इतने पैसे देंगे, या इंडस्ट्री पे जोर देती थी प्लानिंग कमीशन, एग्रीकल्चर पे जोर देती थी। तो अब ये जो है नीति आयोग का ये काम नहीं है। नीति आयोग डज नॉट मेक एनी फाइनेंशियल एलोकेशंस लाइक द प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं है कि प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया है तो बिल्कुल उसी के जैसे काम करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। द कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन। नीति आयोग में कौन कौन होता है, तो एक तो चेयरमैन होता है, उसके अलावा एक वाइस चेयरमैन होता है, एक CEO होता है, होल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एंड गवर्निंग काउंसिल और स्पेशल इनवाइटीज होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को मिला करके क्या बनाया जाता है, ये लोग मिला करके बनाते हैं
नीति आयोग को। अभी नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं और थोड़ा सा। तो देखिए, नीति आयोग इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग किनके द्वारा हेड किया जाता है? तो इनके जो मुखिया होते हैं ना नीति आयोग के, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी कौन होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द चेयरमैन फर्स्ट ऑफ नीति आयोग इज नरेंद्र मोदी। क्योंकि नीति आयोग 2015 में आया है, तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, तो ऑब्वियस सी बात है द फर्स्ट चेयरमैन कौन हो जाएंगे, और अभी भी करंट चेयरमैन भी कौन है? दोनों नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट एंजॉयज द स्टेटस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। जो नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो एंजॉय करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा। ठीक है। अरविंद पनगाड़िया वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो ये याद रखिएगा, नीति आयोग के पहले डेप्यूटी चेयरमैन कौन थे? तो अरविंद पनगाड़िया थे। वहीं पे सिंधु श्री खुल्लर की बात करें तो ये फर्स्ट सीईओ थे। कौन से थे? फर्स्ट सीईओ थे। याद रखिएगा इस पॉइंट को, करेंट सीईओ नहीं है, फर्स्ट सीईओ है। तो फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग वॉज सिंधु श्री खुल्लर। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अभी चेयरमैन है नरेंद्र मोदी जी, वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ है नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत, एंड होल टाइम मेंबर्स की अगर बात करें तो रमेश चंद्र, BK सारस्वत और डॉक्टर VK पॉल होल टाइम मेंबर्स है अभी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीईओ इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, एंड वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम अब GST की। नेक्स्ट है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो GST ने इंडिया में जो इम्प्लीमेंट हुआ था, ये हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। GST डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये 1 जुलाई को किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई 2017 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था और इसी दिन 1 जुलाई को GST डे मनाया जाता है, और जो कि बेस्ड है कनाडा की कंट्री मॉडल पे। ठीक है, वहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस का ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो इस पे बेस्ड है ये। फुल फॉर्म GST का क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्या है? एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसने सारे के सारे इंडिया में बहुत सारा टैक्स हुआ करता था इनडायरेक्ट, अगर बात करें तो एक्साइज, कस्टम वगैरह सब मिला करके। ठीक, तो इन सब को इसने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, और सिर्फ एक ही टैक्स आ गया इंडिया में, GST। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है द 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट 2014। GST लाने के लिए क्या किया गया? 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और इस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2014 में। द GST बिल वॉज पास्ड बाय लोकसभा ऑन 3 अगस्त 2016। तो लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया 3 अगस्त 2016 को, एंड राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया 8 अगस्त 2016 को। ठीक है। प्रेसिडेंट गेव हिज असेंट टू GST बिल ऑन 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने अपना क्या दे दिया? असेंट दे दिया कि ठीक है, अपनी मंजूरी दे दी। GST वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया अंडर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और GST को जो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया वो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में। ये वाला तो नहीं पूछेगा 122वां, लेकिन ये पूछ लेगा कि GST को इम्प्लीमेंट किस अमेंडमेंट के अंदर किया गया? तो 101 अमेंडमेंट में किया गया। ठीक है। उसके बाद है 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड 23 सरचार्जेस हैव बीन सबज्यूम्ड अंडर GST। अभी देखिए कितने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और 23 उसके सब चार्जेस थे। इन सब को रिप्लेस करके GST इकलौता टैक्स वो बन गया, इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। तो सोचिए, जब इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ते रहे होंगे पहले ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को, या इंसान को, आदमी को, आम जनता को, तो कितनी प्रॉब्लम होती रही होगी। तो इन सब को इसने रिप्लेस कर दिया। 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस और 23 सरचार्ज है। लगभग कितने? लगभग हो गए ये 40 टैक्सेस को इसने रिप्लेस कर दिया GST ने।
देर इज अ टोटल ऑफ 15 डिजिट इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है जीएसटी का, तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे? 15 होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर में कितने डिजिट्स होते हैं, तो कितने होते हैं? 15 होते हैं। रेट्स फिक्स फॉर जीएसटी, कुछ टैक्स स्लैब बनाए गए हैं जो कि गुड्स या सर्विसेज की कैटेगरी के हिसाब से उसको बांटा गया है। टैक्स स्लैब कितना है? 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो इन टैक्स स्लैब में बांटा गया है। बेसिक गुड्स को 5% में रखा गया है, और जैसे जैसे गुड्स की जो हम कह सकते हैं एक तरीके से लग्जरी बढ़ती जाती है, उसी तरीके से उसका रेट भी बढ़ता जाता है। लाइक सिगरेट वगैरह को सबसे हायर टैक्स में रखा गया है। ठीक है, ताकि लोग कम से कम खरीदें, फिर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। चलिए बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। तो वो सेटअप किया गया था 12 सितंबर 2016 को सेट किया गया था। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है इसके, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो ओवर करेंगे हम। उसके बाद है द फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमन हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, और वही अभी चेयरमैन होंगी जीएसटी काउंसिल की। फुल फॉर्म एसजीएसटी का, अच्छा देखिए, अब ये दो तरीके से है, तीन टाइप में बांटा गया है इसको जीएसटी को। एक तो एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जब एक स्टेट से स्टेट में ही खरीद बिक्री की जाती है तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, और सेंट्रल उसके बाद एक स्टेट अगर दूसरे स्टेट में खरीद बिक्री करती है तो क्या लगता है? आईजीएसटी लगाया जाता है, जिसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। और इंडिया का जो 161st कंट्री है, सॉरी इंडिया 161वां ऐसा देश है जिसने इम्प्लीमेंट किया है जीएसटी को। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जीएसटी से रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फिर लाइक करिए, बिना लाइक किए नहीं जाना है, कमेंट करके बताइए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके जाइए। बाकी मैंने कोर्स के बारे में बताया आपको CDPO प्लस BPSC के लिए। उसके अलावा कुछ और कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे लुसेंट से रिलेटेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। पेन काम नहीं कर रहे हैं, तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव, लुसेंट सब्जेक्टिव प्लस क्राउन सब्जेक्टिव, ये तीनों कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। पेड कोर्सेज है 500 पर कोर्स। अगर आप कंबाइंड कोर्स लेते हैं तो कुछ आपके पास डिस्काउंट भी मिलता है आपको। तो फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट करिए और जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।